अभी हमने डिस्कस किया कि अगर टोटल 2 kg मास है रोप का और अवेलेबल लेंथ 4 मीटर है और मैंने कह रहा हूँ AP1, P1, P2, P3, P2 और ये चारों पार्ट इक्वल है, तो ईच पार्ट मस्ट बी इक्वल टू 1 मीटर, हाँ या ना? ईच पार्ट मस्ट बी इक्वल टू जस्ट 1 मीटर। तो अगर मान लो मेरे को P1 पे क्रॉस सेक्शन पे फोर्स निकालना है तो AP1 का अवेलेबल मास कितना है? 1। तो अब मैं अगर ऐसा देखूं कि दिस इज M1 और उसके साथ ये AP1, तो M1 का मास कितना है? 6 kg और ये 1 kg, टोटल कितना हो गया? फ्रॉम अप्लाइड फोर्स, जिस एंड में फोर्स लगाया 20 न्यूटन का, उसके साथ ये इतना पोर्शन का मास कितना हो गया? 7। अच्छा, अब जब हेवी रोप का बात है, हेवी रोप में मैंने एक चीज़ कहा था ना कि रोप के क्रॉस सेक्शन में या किसी भी रिजिड बॉडी के अवेलेबल लेंथ में किसी भी इंटरनल पोजीशन में क्रॉस सेक्शन में जो फोर्स होगा, दैट फोर्स इज व्हाट? वो फोर्स को कैसे डिस्कस करने के लिए कहा था कि किसी एक क्रॉस सेक्शन में फोर्स विल बी ड्यू टू इट्स एडजॉइनिंग सेगमेंट एज इफ इट इज अ आउटवर्ड पुलिंग फोर्स। तो यानी कि एंड P1 पे जो फोर्स होगा, आई कैन शो इट लाइक दिस। ये P1 इज अ वन पॉइंट ऑफ द स्ट्रिंग A to B। सो एट P1 से अगर मैं पूरा रोप को 2 पार्ट में डिवाइड कर दूं, तो ये एक पार्ट और ये दूसरा पार्ट, तो P1 पे जो AP वाला सेक्शन पे जो फोर्स लगेगा ड्यू टू द एडजॉइनिंग सेक्शन आउटवर्ड, ठीक है, उसी P1 पे जो दूसरा सेगमेंट ऑफ द रोप है, दैट इज दिस मच, ये जो B to P1 है दूसरा साइड ऑफ द रोप, उस पे भी उतना ही फोर्स F1 विल बी फॉरवर्ड along with this M2 कितना है ये? 2 kg। तब ये वाला मास कितना है? ये कितना अवेलेबल लेंथ? 3 मीटर, हाँ या ना? इसका अवेलेबल मास कितना होगा? बोलो। 1 kg कैसे होगा? टोटल तो 2 kg है, 2 kg का ये वाला पार्ट 1 kg, ये तो मैं गलत लिखा था, ये ½ kg होगा ना, ये हाफ, तो ये कितना? 3/2 kg। समझ में आया कि नहीं आया? तो इसका मतलब है एट क्रॉस सेक्शन P1 इफ you divide the segments on either side of P1, तो एक साइड का सेगमेंट ये है, दूसरा साइड का सेगमेंट ये है। अब हो क्या रहा है, पूरा कंपोजिट सिस्टम एक साथ मूव कर रहा है ना, तो इसका मतलब है इसमें जो अवेलेबल एक्सेलरेशन है, इसका अवेलेबल एक्सेलरेशन भी सेम है। गेटिंग मी और नॉट? तो देखो इस सेगमेंट में डिस्कस कर सकते हैं ना, कैपिटल F माइनस F1 दैट इज इक्वल टू 6 + ½ इंटू एक्सेलरेशन है। कैपिटल F अप्लाइड फोर्स माइनस F1 इज इक्वल टू टोटल मास इंटू एक्सेलरेशन। ये इक्वेशन 1 हो गया मान लो, एंड दूसरा इक्वेशन जो ये होगा वो कितना होगा? F1 अलोन, क्योंकि पूरा सिस्टम में तो लेफ्टवर्ड कोई फोर्स नहीं है, द ओनली राइटवर्ड फोर्स दैट इज F1 दैट इज इक्वल टू 2 + 3/2 इंटू A। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अब है कि जो रिजल्टिंग एक्सेलरेशन है वो पूरा सिस्टम के लिए कॉमन है, तो पूरा सिस्टम में नेट फोर्स कितना है? 20 न्यूटन। पूरा सिस्टम का टोटल मास कितना है? 6 + 2 + 2 दैट इज 10 kg। तो हम लिख सकते हैं सिंस टोटल फोर्स इज इक्वल टू टोटल 10 kg मास इंटू एक्सेलरेशन,
so that acceleration is known to be f by 10. F is 20, so 20 by 10 is 2. तो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है हमारा एक्सेलरेशन ऑफ द कंपोजिट सिस्टम. पूरा सिस्टम का एक्सेलरेशन 2 है, तो इंडिविजुअल पार्ट का भी 2 ही होगा. तो यानी कि टू गेट द वैल्यू ऑफ F1, तो अब यहाँ से मैं F1 को तब निकाल सकता हूँ. F1 विल बी कितना, 4 + 3 7 बाई 2 इंटू ए का वैल्यू कितना आया 2. तो अल्टीमेटली ये कितना आ गया 7 न्यूटन. यानी कि एट P1, एट पॉइंट P1 ऑन द स्ट्रिंग, जो क्रॉस सेक्शन फोर्स है या स्ट्रेंथ ऑफ द स्ट्रिंग एट P1 वो हो गया कितना 7 न्यूटन के बराबर. एट P1, एट पॉइंट P1 ऑन द स्ट्रिंग, जो क्रॉस सेक्शन फोर्स है या स्ट्रेंथ ऑफ द स्ट्रिंग एट P1 वो हो गया कितना 7 न्यूटन के बराबर. क्लियर है? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अच्छा, उसी तरह तुम लोग थोड़ा मेहनत करके P2 और P3 वाला कैलकुलेट करके बताओ. तो P2 और P3 ये दोनों कैलकुलेट करके बताओ क्या होगा. वॉट एवर बी द फोर्स दैट वी विल फाइंड एट P2 और P3, उससे क्या रिजल्टिंग एक्सेलरेशन में डिफरेंस आएगा. यानी कि टू नो द टेंशन एट P2 एज वेल एज एट P3 we can use the same acceleration of 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. कारण टोटल बॉडी में अगर मैं जो भी केस है, अलग अलग पॉइंट में टेंशन पूछ रहा हूँ, लेकिन अप्लाइड फोर्स तो हमारा 20 न्यूटन है ना. तो 20 न्यूटन के लिए ये वाला कैलकुलेशन काम में आएगा कि पूरा बॉडी का रिजल्टिंग एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है. हाँ, अब है क्या, ये वाला और ये वाला इक्वेशन वेरी करेगा to get the value of P2 and P3. तो P2 is obviously midpoint of the rope. तो एक एंड से P2 तक लेंथ कितना 1 मीटर, मास कितना हो जाएगा 1 kg, कारण टोटल है तुम्हारा 2 kg. तो इसका मतलब है एक तरफ मैं लूँगा ये M1 और उसके साथ हाफ ऑफ द रोप विथ मास 1 kg. तो यहाँ अगर मैं F2 ले लेता हूँ, दिस इज़ द अप्लाइड फोर्स F, मेरे को रिजल्टिंग एक्सेलरेशन पता चल गया दैट इज़ 2. हाँ या ना? तो मेरे को F2 नहीं निकल जाएगा. तो कैपिटल F माइनस F2 दैट इज इक्वल टू 6 + 1 इंटू ए. तो कैपिटल F दिया है 20 न्यूटन माइनस F2 दैट इज इक्वल टू 7 इंटू 2 यानी 14. तो F2 का वैल्यू कितना हो गया 20 माइनस 14 हो गया कितना 6 न्यूटन. है कि नहीं आसान कैलकुलेशन? तो तुम लोग इसमें फंसा हुआ था. सो 6 न्यूटन हो गया क्रॉस सेक्शन फोर्स एट P2. क्लियर है? उसी तरह P3 के लिए देखेंगे तो एंड ए टू P3 ये कितना 3/4 ऑफ द लेंथ है. ये जो P2 वाला, ध्यान से देखो ना ज्योमेट्री, जो P2 वाला पॉइंट है ये कितना है 3/4 ऑफ द टोटल लेंथ है ना. तो 3/4 ऑफ कितना 2 kg 2 मीटर नहीं 3/4 ऑफ 4 मीटर यानी 3 मीटर. लेंथ ये 3 मीटर है, तो ये 3/4 ऑफ 2 kg कितना होगा, A से P तक देखेंगे तो 3/2 kg होगा ना, और P3 से B तक देखेंगे तो ½ kg. तो यानी कि फिर से टू नो द वैल्यू एट P3 वाला कैलकुलेशन करेंगे तो P3 के लिए लिख सकते ना फिर से वही M1 दैट इज 6 kg और उसके साथ अप टू P3 तक लेंगे AP3. तो P3 का मतलब ये हो गया तुम्हारा 3/2 kg. हाँ या ना? समझ में आ रहा कि नहीं सबको? अप्लाइड फोर्स इज एंड पे स्टिल कैपिटल F
और अब इस क्रॉस सेक्शन में मान लिया F3, सिर्फ एक पार्ट को लेके कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा, क्योंकि हमको तो रिजल्टिंग एक्सेलरेशन पूरा सिस्टम का पता है। सबाई बुझते पारछो कि पारछो ना? Therefore we can write down capital F minus F3 is equal to 6 plus 3/2 into A. तो this is 20 minus F3 equals to 12 plus 3, 15/2 into 2। A का वैल्यू 2 था ना, तो देखो सॉल्व करने से F3 कितना आ गया, 5 न्यूटन। तो इस तरह से किसी भी डायमेंशनल रॉड हो, डायमेंशनल रोप हो, हाउ टू यूज अ हेवी स्ट्रिंग कनेक्टिंग टू ब्लॉक्स।